नमस्कार साथियों, मैं संबरसन साहू, सहायक प्राध्यापक, नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला गरियाबंद से बीए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र विषय अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के शीर्षक राजनीतिक दल लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम राजनीतिक दल भाग 1 पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले दलीय व्यवस्था को जान लेते हैं। दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा है। विद्वान मुनरो ने तो स्वतंत्र राजनीतिक दलों के शासन को ही लोकतंत्री शासन कहा। आज लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे के पूरक हैं। लॉर्ड ब्राइस ने सभी स्वतंत्र देशों में राजनीतिक दलों को आवश्यक माना है। जनता को शिक्षा देना व राजनीतिक चेतना का विकास करने, जनमत को तैयार करने, सरकार पर नियंत्रण रखने तथा उसे निरंकुश बनने से रोकने में राजनीतिक दल की अहम भूमिका होती है। इसी कारण आज राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था की धुरी कहा जाने लगा है। राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा पर अगर हम विचार करें तो साधारण से साधारण शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक दलों को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। उनमें से एक है मसलदान। इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक दल उस स्वैच्छिक समूह को कहते हैं जो कुछ सामान्य राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर तथा कुछ सामान्य लक्ष्यों और आदर्शों की पूर्ति के लिए शासन चलाने का प्रयत्न करता है तथा अपने सदस्यों को सत्तारूढ़ करने की चेष्टा करता है और उसके लिए चुनाव तथा अन्य साधनों का भी प्रयोग करता है। इसी प्रकार से मैकाइवर के अनुसार एक महत्वपूर्ण परिभाषा लगती है, राजनीतिक दल वह समुदाय है जिसका संगठन किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए हुआ हो और वह संवैधानिक साधनों द्वारा सरकार बनाने के लिए सिद्धांत या नीति का सहारा लेता हो। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट ने भी लिखा है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार एक से होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही गेटल के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करना तथा अपने सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहता है। इसी प्रकार रेने तथा केंडल ने भी, रॉबर्ट श्रीबोन ने भी और पालोम्बरा ने भी राजनीतिक दल को परिभाषित करने का प्रयास किया है और अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है जो राजनीतिक दल के सिद्धांत, संगठन, कार्यक्रम, प्रकृति आदि पर प्रकाश डालती है। अब हम राजनीतिक दल को और अच्छे से जानेंगे तो इसके लिए हमें इसके विशेषताओं को जानना होगा कि राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहला कि विशिष्ट सिद्धांत इनमें दिखाई देता है। दूसरा, व्यक्तियों का स्थायी संगठन है। तीसरा, सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहता है। चौथा, सामान्य लक्ष्यों और सिद्धांतों पर आम सहमति राजनीतिक दल में पाई जाती है। और पांचवा है, इनका कार्यक्रम स्पष्ट होता है। छठवां विशेषता अगर हम देखें तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना राजनीतिक दल की भूमिका होती है। इसके अलावा राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेता है। तो इस प्रकार ये सारी विशेषताओं को जानने से हमको राजनीतिक दल के बारे में और अच्छी सी जानकारी मिलती है। अब हम इनके उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक दलों की बीज प्राचीन काल में ही विद्यमान था। प्राचीन यूनान में प्लेबियस और पैट्रिशियंस ये दो दलों का अस्तित्व था, लेकिन दलीय व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय ब्रिटेन को ही जाता है। इंग्लैंड में गृह युद्ध का प्रारंभ ही दलों द्वारा हुआ था। वहां पर दो राजवंश थे, कैविलियर्स राजवंश के तथा राउंड हेड संसद के अधिकारों के समर्थक दल थे। तो कैविलियर्स और राउंड हेड दो राजनीतिक दल थे। बाद में इन दलों को ही क्रमशः उदार दल, लिबरल और अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में जाना गया। अमेरिका में भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति जो है संविधान निर्माताओं के इच्छा के विपरीत हुई है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान ही प्रतिनिधिगण जो है संघवादी और संघ विरोधी दो भागों में बंटने लगे थे। धीरे धीरे अमेरिका में भी दल प्रणाली विकसित होती गई और रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दलों का जन्म हो गया जो आज भी वहां पर कार्य कर रहे हैं। अब हम देखें विश्व पर तो कहीं पर एक दलीय प्रणाली है, कहीं पर द्विदलीय तो कहीं पर बहुदलीय प्रणाली है। भारत और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है।
ऐसे ही अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है और चीन में एक दलीय प्रणाली है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका किस प्रकार से होते हैं। तो बाहर से देखने पर तो लोकतांत्रिक तथा तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में दलों के कार्य समान प्रतीत होते हैं, लेकिन गहराई से अवलोकन करने पर तानाशाही देशों में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य व भूमिका में लोकतंत्री देशों की तुलना में काफी अंतर आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तानाशाही देशों में राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका किस प्रकार है। तो देखते हैं कि अधिनायकवादी देशों में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। इसी कारण इन देशों की जो शासन व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था के आधार पर एक दलीय प्रणाली ही कहलाती है। अधिनायकवादी देशों में दल जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है, शासन पर भी दल का ही प्रभाव रहता है, सभी कानूनों पर नियंत्रण रखता है। तो हम इसके कुछ कार्यों को देखते हैं जिससे हमको और स्पष्ट समझ में आ जाए। तो क्या कार्य करते हैं, तो जनता की इच्छा पर राजनीतिक दल का कठोर नियंत्रण होता है। जनता पर शासकीय इच्छा का भार लादना स्पष्ट दिखाई देता है। जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, नेताओं को चुनाव करना, विरोधियों को कुचलना और सूचना संचार तंत्र पर दल का कठोर नियंत्रण देखा जाता है। तो व्यवहार में तो राजनीतिक दल जनता की बजाय शासक वर्ग के हितों का ही पोषण करते हैं। अब बात आती है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य। तो लोकतंत्र के विद्वान पीटर एच मरकर, रॉबर्ट बोन, पालोम्बरा, न्यूमैन, इन सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो सभी के विचारों का संयुक्तिकरण किया जाए तो कुछ भूमिकाएं स्पष्ट होती है, जैसे जनमत तैयार करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना, जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। इसके अलावा सरकार की आलोचना करना भी ये भूमिका निभाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक नेताओं की भर्ती और चयन का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा सत्ता का वैधीकरण भी करते हैं। सत्ता का वैधीकरण कैसे होता है कि लोकतंत्र में नियत समय के बाद चुनाव होते रहते हैं और चुनाव ही जो है सत्ता के वैधीकरण का प्रमुख साधन है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार गठन करते हैं, तो सत्ता का वैधीकरण करते हैं। तो इस प्रकार अन्य कार्य के रूप में देख सकते हैं, समाज का एकीकरण करते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में समन्वय का कार्य करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार से आधुनिकीकरण के उपकरण के रूप में भी काम करते हैं, सामाजिक कल्याणकारी कार्य भी ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ना। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल लोकतंत्र में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। अब बात आती है कि दलीय व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां दल नहीं है। एरेन बाल ने, आमंड ने, ला पालोम्बरा ने, जप ने दलीय व्यवस्था को अलग अलग रूपों में बांटने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और देख करके इसको समझ भी सकते हैं। और सभी विद्वानों के विचारों को समेकित रूप प्रदान करते हुए आज भी मोरिस डुअर्जर के जो त्रिस्तरीय वर्गीकरण है वो उनको प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है राजनीतिक जगत में। और इस त्रिस्तरीय वर्गीकरण में दलों की संख्या के आधार पर दलीय व्यवस्थाओं को जो रूप है विभिन्न 3 रूपों में बांट दिया गया है। तो वो रूप है एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। तो एक दलीय प्रणाली को अभी हम इस भाग में देखेंगे और द्विदलीय, बहुदलीय और आगे के पाठ्यक्रम को हम अगले भाग में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक दलीय प्रणाली को देखते हैं। तो एक दलीय प्रणाली में शासन का सूत्र जो होता है वो एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है। सरकार पर उसी का वर्चस्व लंबे समय तक भी बना रह सकता है। ये व्यवस्था सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र और लोकतंत्र 2 प्रकार की होती है, सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्री। तो इस प्रकार की दल व्यवस्थाएं जो है भारत में है, जापान, मैक्सिको, कीनिया, ब्राजील ये सब देशों में है। इसके विपरीत जो सर्वाधिकारवादी एक दलीय व्यवस्था है वो इटली में, जर्मनी में, पुर्तगाल में, चीन में, सोवियत संघ में, पोलैंड, हंगरी, वियतनाम आदि देशों में रही है और कुछ में तो अब भी विद्यमान बना हुआ है। तो एक दलीय प्रणाली के कुछ गुण हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता को कायम रखती है, स्थायी सरकार निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सुदृढ़ और मजबूत शासन की स्थापना होती है, दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करना भी संभव होता है, निर्णय जो है इसमें शीघ्रता से लिया जाता है, शासन में दक्षता दिखाई देती है और ये गुटबंदी की कमियों से सर्वथा दूर रहते हैं। तो ये सब गुण है, विशेषता है एक दलीय प्रणाली के। अब एक दलीय प्रणाली के दोष को अगर देखें तो स्वतंत्र नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन दिखाई देता है। ये अशिक्षित होने के कारण ये अलोकतांत्रिक भी नजर आता है।
ये प्रणाली निरंकुशता की जनक है और इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ है, चुनाव एकमात्र ढोंग है, बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है। तो इस प्रकार तानाशाही शासन व्यवस्था की ही परिचायक माना जा सकता है एक दलीय प्रणाली को, और निरंतर शक्ति बनाए रखना ही इस शासन प्रणाली के अस्तित्व का एकमात्र आधार है। विश्व में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आज भी यह प्रणाली लंबे समय से कार्य कर रही है। आज अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इस शासन प्रणाली के विनाश का उदाहरण देखने को हमारे सामने आया है। जन सहभागिता के अभाव में एक दलीय प्रणाली जो है अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है, देर सवेर इनका अंत अवश्यंभावी हो जाता है। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, भाग 2 में हम द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली और राजनीतिक दल के बारे में और भी विषयों पर चर्चा करेंगे और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।